नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नेताओं के विशेष आचरण की यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट की, और इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो नेताओं के आचरण के विषय में और जानकारी लेंगे। सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, हम बातचीत कर रहे थे कि राष्ट्रीय हित के मामलों पर तो नेताओं को कम से कम एक मत होना चाहिए और वहां पर अपने हित को पीछे रखकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे नेताओं के अन्य विशेष आचरणों के विषय में। नेताओं के आचरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि गलत लोग जो राजनीति में आ जाते हैं उनको भी बाहर करना चाहिए। नेताओं के आचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो गलत लोग राजनीति में आ जाएं उनको बाहर करना चाहिए, लेकिन नेता ऐसा नहीं करते। आज हालात ये है कि एक नेता अगर किसी पार्टी में भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके भ्रष्टाचार से अगर उस पार्टी से मजबूर होकर उसे निकलना पड़ा तो दूसरी पार्टी इंतजार करती रहती है कि वैसे भ्रष्ट नेता को पार्टी में शामिल कर लो। तो इससे क्या होता है कि इससे भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ावा मिलता है। हमें याद है कि हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस जमाने में अगर कॉलेज से या कोई लड़का निकाल दिया गया, उस जमाने में कॉलेज निकालने को रिस्टिकेट कहा जाता था कि रिस्टिकेट कर दिया गया। तो अगर कोई लड़का रिस्टिकेट कर दिया जाता था तो कोई भी विद्यालय उसको अपने यहाँ एडमिशन नहीं देता था। अंत में उस लड़के को मजबूर होकर फिर उसी स्कूल में आना पड़ता था, माफी मांगनी पड़ती थी, 1-8 साल की पढ़ाई ब्रेक करनी पड़ती थी और तब जाके कहीं मुश्किल से उसको एडमिशन उस स्कूल में मिलता था, उसके आगे पढ़ाई जारी हो पाती थी। आज स्कूलों में क्या किया नेताओं ने, वहां भी हस्तक्षेप करना शुरू किया और वहां स्कूलों में कॉलेजों में हस्तक्षेप करके ये जो रिस्ट्रिकेट करने की व्यवस्था थी उसको एक तरह से तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। लेकिन अगर कहीं लड़के निकाले भी गए अनुशासनहीनता के नाते तो जो लड़के रिस्ट्रिकेट हुए उनको जबरदस्ती फिर स्कूल में भर्ती करवाया या दूसरे स्कूल में भर्ती कराया। तो जिस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को नेताओं ने अपने हस्तक्षेप कर करके भ्रष्ट कर दिया, उसी तरह से राजनीति को भी भ्रष्ट कर दिया है। और राजनीति में चाहे किसी पार्टी से एक नेता निकाला जाए, कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, सजा पाता हो, उस पार्टी में अगर है तो जैसे निकला जैसे स्वागत के लिए खड़े होते हैं उस पार्टी में अपने ले लेते हैं। तो ये इससे राजनीति स्वच्छ नहीं होगी। और राजनीति स्वच्छ करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिससे कि ये जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, अगर दूसरी पार्टी छोड़ के आते हैं तो उनको न लिया जाए। या ये अलग बात है कि वो अपने को एकदम साफ सुथरा साबित करते हैं कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, तो वो अलग बात है। लेकिन साफ सुथरा साबित करने का मौका ही नहीं है तो तुरंत उस पार्टी से निकले और इस पार्टी में शामिल हो गए। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें कि हमेशा सफाई न हो। एक पुरानी कहावत है कि खोटे सिक्के को जब तक आप बाहर नहीं करेंगे तो असली सिक्का भी नहीं चल पाता है ठीक ढंग से, क्योंकि असली सिक्के पर भी लोग संदेह करने लगते हैं। वही हाल है आजकल नेताओं ने देश को बना रखा है कि जितना भी भ्रष्ट हो उसको अपनी पार्टी में शामिल। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक खोटा सिक्का अगर रहे तो खरा सिक्का भी नहीं चल पाता है। लेकिन पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक पार्टी ने अपने किसी मेंबर को निष्कासित किया है तो क्या दूसरी पार्टी को उस ऐसे सदस्य को अपनी पार्टी में किसी भी हालत में शामिल नहीं करना चाहिए? मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि उन्हें किसी हालत में अपने पार्टी में लेना चाहिए, लेकिन कम से कम पार्टी को ये तो समझना चाहिए कि कोई अगर भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला जा रहा है, वो वास्तविक रूप से भ्रष्ट है, उसके तौर तरीके ठीक नहीं है, उसके ऊपर जो आरोप है वो अभी आरोप न्यायालय में की तो विचाराधीन है, या उसके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उस आरोप के बारे में कोई ये नहीं आया कि ये आरोप गलत लगाए गए, और तुरंत ही उस पार्टी को, उस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब ये एक मछली अगर किसी गलत आदमी को अपने पार्टी में लाएंगे या किसी गलत आदमी को अपनी पार्टी में पैसा देंगे तो निश्चित रूप से उस पार्टी को बदनामी होनी है। उस पार्टी को के बारे में माना ही जाएगा कि पार्टी स्वच्छ राजनीति नहीं करना चाहती है। तो इस तरह से नेता, लेकिन नेता ये समझते नहीं है। नेता के पूरी राजनीति को, मैंने कहा कि राजनीति को उन्होंने एक तरह से ये समझ रखा है कि बस किसी तरह से अपनी पार्टी को चलाओ, चाहे इसमें किसी तरह के लोग हों, हमें उससे उसकी पार्टी की छवि या पार्टी की स्वच्छता से कोई मतलब नहीं।
तो एक तरह से नेताओं ने इस पूरी राजनीति को एक गंदा तालाब बना दिया है। इस गंदे तालाब को कहते हैं कि चाहे कोई भी मछली आवे, तालाब गंदा पहले ही से, तो कितनी मछली आएगी तो कितना गंदा करेगी। तो ये बात नैतिक पार्टी बदलना चाहती है। राजनीति कोई गंदा तालाब नहीं है। राजनीति एक तरह से बहुत एक स्वच्छ चीज है, क्योंकि राजनीति से पूरे लोकतंत्र में जन जन का हित जुड़ा रहता है। अच्छी राजनीति होगी तो लोगों को, आम आदमी को उससे फायदा होगा। अच्छी राजनीति होगी तो अच्छी व्यवस्था चलेगी। अच्छी राजनीति होगी तो लोक कल्याण नीतियां चलेंगी। अच्छी राजनीति होगी तो लोगों को इस तरह से हताशा निराशा नहीं रहना पड़ेगा। तो अच्छी राजनीति के लिए ये बहुत जरूरी है कि गलत लोगों को, राजनीति के एक पार्टी को दूसरी पार्टी के गलत लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, नहीं चलना है, किसी भी हालत में नहीं स्वीकार करना चाहिए। और ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, हर जगह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब कि गलत लोगों को निकालते रहिए। गलत लोगों को, जहां पानी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो पानी का होता है कि गलत एक जगह इकट्ठा, तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा, अगर निकलेगा नहीं तो बदबूदार होगा। तो वही सारी राजनीतिक पार्टियां का हालत हो गई है। एक तो खुद ही अपने तालाब को गंदा बना चुकी हैं, फिर और उसमें गंदगी पार्टियां जोड़ती जा रही हैं। तो राजनीति स्वच्छ कैसे होगा? और राजनीति जब स्वच्छ नहीं होगा तब तक देश में भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ये बार बार हम कह रहे हैं। और नैतिक पार्टी इसी राजनीतिक भ्रष्टाचार को शुद्ध करना चाहती है और इसी से चाहती है कि राजनीति में हम भ्रष्ट लोगों को बाहर भी करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखना चाहिए। माता पिता जब अपने बच्चे की भविष्य की योजनाएं बनाते हैं तो उसे डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं बनाना चाहते। तो सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने सचमुच राजनीति को एक गंदा तालाब बना दिया है? ये कोई मैं नहीं कर रहा हूं, आप किसी से पूछिए तो आजकल राजनीतिज्ञों के बारे में लोग क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं कि अरे भाई गंदी राजनीति में आप मत जाइए, राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, कहाँ है आप सीधे साधे आदमी हैं राजनीति में फंस गए। ये जो भाव है पूरे देश में या जनता में जो व्याप्त हो गया है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, उसमें मत जाइए। आखिर क्यों ऐसा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। राजनीति से जनता का भाग्य बनता है, राजनीति से जनता का भाग्य भविष्य बनता है, राजनीति से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। राजनीति जैसी आज की जैसी राजनीति होगी वैसी व्यवस्था होगी, और जैसी अच्छी व्यवस्था होगी उसी से आने वाली हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। जैसी व्यवस्था हम देंगे उसी के अनुसार देश आगे बढ़ेगा, हमें दुनिया में उसी हिसाब से हमारा स्तर बनेगा, दुनिया में हमारा नाम होगा। तो राजनीति पूरी तरह से सारे जीवन को प्रभावित करती है, देश को प्रभावित करती है, आने भविष्य को प्रभावित करती है। तो राजनीति गंदी चीज क्यों हो गई? और राजनीति को बार बार गंदी कहने से ये स्थिति बन गई है कि अच्छे लोग राजनीति से भाग रहे हैं। सारे अच्छे लोग जब राजनीति से भागने लगेंगे, राजनीति को गंदा समझ के दूर रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश का क्या निर्माण होगा, देश का भविष्य कैसे बनेगा। तो ये इन बातों को समझने की जरूरत है। और ये तभी राजनीति को गंदा कहना लोग बंद करेंगे जब राजनीति में गंदे लोग रहें न। और गंदे लोग, ये नहीं है कि गंदे लोग आ सकते हैं, कभी बहुत सी मजबूरियां होती हैं पार्टियों के सामने भी कि बहुत से गंदे लोग किसी बहाने घुस आते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हमेशा चलाया रहना चाहिए। एक तो पहले राजनीतिक पार्टियों को गंदे लोगों को लेना नहीं चाहिए, गंदे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। जो गंदे लोगों को किसी हालत में अगर आ भी गए तो जैसे उनको पार्टियों को पता लगे कि ये आदमी की स्थिति ये ऐसे है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है कि दो स्तर पर अगर पार्टियां उनको रोकना शुरू करें कि हमें पार्टी में गलत लोगों को लेना नहीं है, और अगर गलत लोग आ गए तो उन्हें पार्टी से बाहर करना है, तो ये पार्टियां अगर इस तरह से प्रोसेस शुरू करें तो मैं समझता हूं कि राजनीति में का हमेशा शुद्धिकरण होता रहेगा। नैतिक पार्टी तो इस बारे में कमिटेड है। नैतिक पार्टी तो पहले गलत आदमी को किसी हालत में पार्टी में आने नहीं देगी। अगर पार्टी में गलत लोग आ भी गए और जैसे ही नैतिक पार्टी को मालूम हुआ कि ये गलत हैं, जो जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या किसी तरह से देश को तोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय एकता खंडित कर रहे हैं, आपस में लोगों में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, समानता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, न्याय के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, भाईचारे के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को नैतिक पार्टी जैसे मालूम होगा उनको बाहर करेगी। तो ये राजनीतिक शुद्धिकरण का एक ही मार्ग है कि गलत लोगों को आने न देना, गलत लोग आ गए उनको बाहर करना, और नैतिक पार्टी इसको पूर्ण रूप से पालन करेगी। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एक ऐसा टर्म पांडे जी ने बताया जिसके जरिए राजनीति में आए
गंदे और गलत लोगों को राजनीति से दूर किया जा सकता है और राजनीति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जिसमें आकर युवा देश का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आज बातचीत को यहीं पर खत्म करेंगे। कल कुछ और बातें होंगी और हमारे साथ बातचीत के लिए एक बार फिर होंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। ये नए कलर मत के, अब जनता अपना राजनीति के नमस्कार। जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार गलत नेताओं को अगर राजनीति से बाहर करना है तो हर पार्टी को एकजुट होना होगा और अगर एक पार्टी से ऐसे किसी उम्मीदवार को निकाला गया है, ऐसे किसी कैंडिडेट को निकाला गया है जो अपनी भ्रष्ट राजनीति के चलते राजनीति का स्वरूप बिगाड़ रहा हो, तो दूसरी पार्टी को भी ऐसे किसी सदस्य को अपने में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में हमें और अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पांडे जी ने हमें बताया कि शपथ का पालन करना, अपनी हैसियत, अपनी संपत्ति का लगातार जनता को हिसाब देते रहना, कानून बनाना और उसमें जनता की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, ये सभी नेताओं के दायित्व हैं और इनका पालन हर नेता को करना चाहिए। इसी बारे में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नेताओं के और दूसरे कर्तव्य क्या है, विशेष आचरण क्या होने चाहिए? एक बात को जनता नहीं समझ पाती है कि नेताओं का एक काम ऐसा है जिसने लोकतंत्र को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा है। वो है कि नेता हर बात पर सिफारिश करते रहते हैं। अब सिफारिश से ये स्थिति बन गई है कि नेता हमेशा हस्तक्षेप करते रहते हैं कानून व्यवस्था में। यह है कानून का राज, हर चीज कानून के अनुसार होना चाहिए। अब नेता किसी भी मामले में बिना उसको समझे बुझे कि वो कानूनन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या वो होने लायक है कि नहीं है, या उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा, हर मामले में सिफारिश करते रहते हैं। और इन सिफारिश के बाद करने के बाद वो अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं कि इस काम को करिए। वो काम हो भी नहीं सकता है तभी दबाव डालते हैं और वो दबाव डाल के इस तरह से मजबूर कर देते हैं अधिकारियों को कि उन्हें उस काम को करना पड़ता है, चाहे नियमों को धज्जी क्यों न उड़ानी पड़े। पहले नेता ये काम कहते थे कि हम जनता के हितों के सेवक हैं, इसलिए जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। अब नेता जनता के हितों के लिए सब काम नहीं करते हैं। अब नेता जितनी भी सिफारिश कर रहे हैं वो सिफारिश करते हैं अपने फायदे के लिए। आपने किसी ठेकेदार को ठेका दिलवाना हो, किसी का अधिकारी जो उसको घूस देता है उसको कमीशन देता है उसको ट्रांसफर कराना हो, या किसी ठेकेदार को कहीं ठेका दिलवाना हो, तो ये सारे बहुत सारे काम जो है ये नेता अब सिफारिश के माध्यम से कराते हैं और सिफारिश के बाद दबाव डालते हैं। तो इससे इस लोकतंत्र में बहुत मैं समझता हूं कि बहुत पूरी तरह से प्रभावित हुआ है हमारा देश का लोकतंत्र, और जो कानून का राज है उसकी भी ऐसी की तैसी हो गई। तो नेताओं को इस कार्य को रोकना पड़ेगा और इसलिए नेताओं का ये विशेषाधिकार होना चाहिए कि ये विशेष आचरण होना चाहिए कि काट दीजिए, विशेषाधिकार नहीं। इसलिए नेताओं का ये विशेष आचरण होना चाहिए वो किसी मामले में सिफारिश न करें, और अगर वो सिफारिश करते हैं तो उसके विरुद्ध उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, जैसा कि आपने कहा कि नेताओं को सिफारिश करने से रोकना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये रुकेगा कैसे, उन्हें रोका कैसे जाएगा? नेता कहने से तो मान नहीं जाएंगे कि आप सिफारिश न करिए, कितना भी कहते रहिए वो सिफारिश करेंगे। वो तो समझते हैं कि ये सिफारिश करना भी उनका एक विशेषाधिकार है, ये उसमें अपने आचरण में नहीं मानते हैं उसको अपना विशेषाधिकार
समझते हैं कि मैं जिसका चाहूँ कि सिफारिश करूं और मेरे सिफारिश को सरकार को मानना है या अधिकारियों को मानना है। तो ये जो स्थिति है इसको कानून से रोकना पड़ेगा और इस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे कि आप किसी की सिफारिश न करिए। सिफारिश करने से क्या होता है कि जो कानून है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, वही छिन्न भिन्न होती है। लोकतंत्र में बिना आप नियम के, कानून व्यवस्था के आप बिल्कुल लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे आप कितनी कोशिश करिए। लोकतंत्र एक तरह से कमजोरी होता जाएगा। अगर हमें देश में, इस देश को, लोकतंत्र व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से कानून बनाना पड़ेगा और उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि ये करना पड़ेगा कि सिफारिश करना अपराधी बनना। नेताओं को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अगर हम कानून की सिफारिश करते हैं तो मुझे अपराधी माना जाएगा। ये इस तरह की शक्ति का कानून लागू करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेता किसी मामले में सरकार के सामने न लाए, अधिकारियों के सामने न लाए। नेता ला सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात में वो अलग चीज है। उसमें मामले को गुण दोष समझें, मामले के गुण दोष के फिर उसको तार्किक ढंग से उसके नियमों और व्यवस्था के अंतर्गत वो सरकार के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें। तो वो तो वहां तक तो ठीक है और वो उनको करना भी चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ये नहीं नेता करते। शायद ही किसी मामले में गुण दोष को समझ के, नियमों और व्यवस्था को समझ के वो कोई रिप्रेजेंटेशन करते हो या अपना संसदीय भेजते हो। वो तो हर मामले में ही करते हैं कि आया और लिखा कि इनको ये काम दे दीजिए, उनको वो काम दे दीजिए, उनको ये कर दीजिए और फिर उसके बाद तरह तरह से दबाव डालते हैं। तो दोनों में अंतर को समझना चाहिए। वो जो सिफारिश करने वाला काम है ये गलत काम है, लेकिन जनता के मुद्दों को शासन और प्रशासन के सामने लाना वो एक अलग बात। वो तो वहां तक तो हम करना नेताओं के लिए बहुत आवश्यक भी है और होना भी चाहिए। लेकिन जो सिफारसी काम है, जो फायदे के लिए करना, खास करके अपने या अपने गुर्गों के फायदे के लिए करना, वो गलत है। उसको दंडनीय अपराध बनाना पड़ेगा। लेकिन सर, ये आपको नहीं लगता कि अगर नेता किसी की भी सिफारिश नहीं करेंगे तो जो राजनीति में एक शब्द है उनका वोट बैंक खराब नहीं होगा, जनता उनसे नाराज नहीं होगी कि इस नेता ने मेरे काम के लिए सिफारिश नहीं की? हाँ, जनता को बुरा लगेगा और मैं समझता हूं कि, लेकिन जनता को समझना चाहिए। हम जब बात करते हैं लोकतंत्र की में, तो हम इस कार्यक्रम में जनता के उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। आपसे कहते हैं हाँ, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो जनता के भी उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। और एक बात वो साफ मैं कर देना चाहता हूं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3-4 लाख लोग रहते हैं, लोकसभा क्षेत्र में 15-16 लाख लोग रहते हैं। नेता कितने लोगों की सिफारिश करते हैं? नेता तो सिफारिश करते हैं मुश्किल से 1000, 2000, 3000 लोगों को पूरे अपने कार्यकाल में सिफारिश करते हो। तो क्या 3-4 हजार लोगों की सिफारिश से वो पूरे देश की जनता संतुष्ट है? सवाल ये है कि जो नेताओं ने सिफारिश करने की जो व्यवस्था बनाई है वो उसमें जो बदलाव आ गया। पहले तो नेता लोगों के प्रॉब्लम्स को जिनमें समझते थे कि ये बेचारा परेशान है, क्षेत्र का आदमी है, वास्तव में इसके साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी परेशानी बढ़ रही है, तो उस पर सिफारिश करते थे। लेकिन नेताओं ने अब तो ये काम छोड़ भी दिया है। अब तो नेता सिवाय जिसमें उनका फायदा है उसी में सिफारिश करते हैं। तो अब तो नेताओं ने इस तरह से अपने फायदे के लिए सिफारिश का रास्ता चुन लिया है, जिसमें कि कोई ठेकेदार आया तो आपको लिखवा देता है चिट्ठी कि मेरा काम करा दिए, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, वो चिट्ठी लिखवाता है कि आप लिख दीजिए, मैं इतना करूंगा। बल्कि आम लोगों के बारे में तो जो नेता लिखते हैं, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि जिन आम लोगों के बारे में नेता सिफारिश करते हैं तो वो फोन करके अधिकारी को बता देते हैं या कि इसमें आप मत कार्रवाई करें, ये तो मैंने दबाव में लिख दिया, ये इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। और जिन मामलों में उनकी रुचि रहती है उसमें चिट्ठी लिखते हैं और फिर जाके आप दफ्तरों में जाके उनकी सिफारिश करते हैं, मंत्रियों की सिफारिश करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश करते हैं। तो ये पूरी जो सिफारती व्यवस्था है उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। अगर जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूँ जनता को उससे अब नाराज भी नहीं होना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि अब ये सिफारिश से उनका नहीं फायदा हो रहा है, बल्कि सिफारिश के तंत्र के तंत्र से जनता तो बेचारी अलग हट चुकी है। अब वो सिफारिश के तंत्र से नेता खुद ही अपना फायदे में लग गए। तो ये सारी बातें जनता का भी उत्तरदायित्व समझने का, जनता का ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे नेताओं से ये बात साफ करें कि आप अनावश्यक रूप से जो सिफारिश करके अपना फायदा उठा रहे हैं वो गलत है। और जनता अगर ऐसा करने लगी तो बल्कि ज्यादा फायदा होगा। सिफारिश अगर रुक जाए तो जनता ही का फायदा होगा, जनता का नुकसान नहीं होगा। कम से कम सिफारिश, अभी माहौल ये बन गया है कि बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता है ये, और वास्तविकता भी है, बिना सिफारिश के कोई फाइल नहीं बढ़ती है। तो कम से कम जब सिफारिशें बंद हो जाएंगी
तो नियम से काम होगा, नियम से और व्यवस्था से चीजें होंगी, और नियम और व्यवस्था से ही इतनी बड़ी आबादी की, इतनी बड़ी जनता की, इतनी बड़ी हर तरह के लोग हैं जिस देश में रहते हैं, नियम कानून से ही इनके हितों की हम रक्षा कर पाएंगे। 2-4 लोगों की मदद से वो इतने बड़ा देश हम नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए जनता को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिफारिश बंद होगी तो बल्कि जनता का ही फायदा होगा। हाँ, 1 मिनट माइंड बंद समझ आ, वो 5 पॉइंट कैसे 5 मालूम है आपको? हम बातचीत कर रहे थे नेताओं के विशेष आचरण की, और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें, अपनी शपथ का पालन करना, कानून बनाने में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करवाना, अपनी संपत्ति का जनता को बराबर हिसाब देते रहना, सिफारिश न करना, और साथ ही कौन सा था? हम बातचीत कर रहे थे नेताओं के विशेष आचरण की, और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया, और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि नेताओं द्वारा अपनी शपथ का पालन करना, कानून बनाने में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, राजनीति से गलत उम्मीदवारों को, गलत लोगों को राजनीति से बाहर करना, सिफारिश न करना, और साथ ही अपनी संपत्ति का हिसाब लगातार जनता को देते रहना ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ये है नेताओं के विशेष आचरण, वो कर्तव्य जिनका पालन हर नेता को करना चाहिए। राजनीति के इस अंग पर हमने पिछले हफ्ते बात की, इस हफ्ते बात की नेताओं के विशेष आचरण पर बात की हमने इस हफ्ते, और राजनीति के नए मुद्दों, नए पहलुओं के साथ हम हमारे अगले हफ्ते मत राजनीति के इस अहम मुद्दे पर हमने इस हफ्ते बातचीत की है। तो हम अपने अगले अंक में कोशिश करेंगे ये जानने की नेताओं के विशेष आचरण के साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जनता का उत्तरदायित्व क्या है। राजनीति के अन्य पहलुओं पर हम हमारे अगले अंकों में बातचीत करेंगे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।